हाँ, कोई भी मोशन ऐसा नहीं है जो 100% एब्सोल्यूट हो। जैसे मान लो हम लोग ये अभी तुम अपने घर पे बैठे हो और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अगर इसमें ये कहा जाए कि क्या मैं रेस्ट में हूँ, तो हमेशा क्वेश्चन ये आता है किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो? कोई भी मोशन एब्सोल्यूटली ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोशन में है, ना मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हमेशा रेस्ट में होगा। जैसे अर्थ को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए ये अज़्यूम किया जाएगा कि अर्थ रेस्ट में है, बट क्या एक्चुअली अर्थ रेस्ट में होती है? नहीं, अर्थ तो रिवॉल्व करती है। लेकिन मैं हम लोग ऐसा मानेंगे कि अर्थ रेस्ट में है, तो एक फ्रेम ऐसा होगा जिसमें हम रेस्ट की बातें कर सकते हैं। अब ये जो रिलेटिव मोशन में है, तो पहला पॉइंट लिखो मेरे साथ, मोशन कोई भी हो, लिखो मोशन इज़ ऑलवेज़ मोशन इज़ ऑलवेज़ डिफाइन जब भी इसको डिफाइन करोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी होगा। कोई भी मोशन है उसके लिए ऑब्जर्वर तो हम रखेंगे ही और इसी को ऑब्जर्वर के अलावा और भी पढ़े थे जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया गया होगा तो वहां पर एक वर्ड यूज किया गया होगा रेफरेंस फ्रेम। ये बात थी। अब इसमें नंबर 2 ये आ जाता है कि यार ये जो रेफरेंस फ्रेम है इसको कैसे समझा जाए। तो रेफरेंस फ्रेम को हम लोग कभी कोई पॉइंट लिखेंगे। मोस्टली क्या करते हैं रेफरेंस फ्रेम में, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। और ये एक्स वाई जेड में तीसरी चीज यहाँ पर एक और अपनी तरफ से कंसीडर किया जाता है कि इस रेफरेंस फ्रेम के साथ एक वॉच होगी। क्या होगी? वॉच। एक वॉच होगी और जिसका टाइम ये क्लॉक हमेशा बंद रहेगी, ऐसा पढ़ने के लिए बोला जाता है कि जब भी कोई मोशन पढ़ो पहले एक रेफरेंस फ्रेम मानो या कोई ऑब्जर्वर मानो, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो और साथ साथ में क्या होता है कि मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर भी खड़ा हुआ है। अब दोनों में बच्चे अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और अगर ऑब्जर्वर दिया है तो उसी को लेना है, नहीं तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और इस ऑब्जर्वर के हाथ में भी ये वॉच हमेशा रहती है, ऐसा माना जाता है पढ़ते टाइम। यानी जैसे ही मैंने बोला पार्टिकल चला तो हमारी घड़ी भी साथ-साथ चलेगी और हमेशा वो t इक्वल 0 पे बंद रहती है, ऐसा मानते हैं। जैसे ही हम मोशन स्टार्ट करते हैं, घड़ी को स्टार्ट करते हैं, वो टिक-टिक करके टाइम की कैलकुलेशन शुरू कर देती है। तो इस पॉइंट से कोई भी चीज़ कितनी दूर जा रही है और कितने टाइम तक जा रही है, दोनों चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है मोशन को पढ़ने के लिए। तो पहली चीज़ समझ में आ गई, रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर हम कहीं भी मान लेंगे। हो सकता है एक्स, वाई, ज़ेड में मानना पड़े, हो सकता है ऑब्जर्वर मानना पड़े। और एक चीज़ और, ये जो अपना रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम मोशन में हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो हम लोग मानेंगे, वो मे बी एट रेस्ट होगा और ये लिख लेना पहला पॉइंट है, मे बी इन मोशन होगा। इस टाइप से मोशन को आगे पढ़ा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में रहता है, हम रेक्टिलिनियर मोशन की बातें करते हैं। लेकिन जब हमारा फ्रेम भी चलने लग जाए, तो प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ग्राउंड पर 2 चीज़ें चल रही हैं, किसी एक के बारे में बताना है, मतलब वर्ड आ गया रिलेटिव। वैसे भी मोशन एक रिलेटिव वर्ड ही है। मैं अगर अपने को बोलूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, बट किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कोई मून पे जाके देखेगा तो मैं रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दूँगा। तो कोई भी चीज़ है वो रिलेटिव है। रेस्ट में है या मोशन में है, उसके पीछे एक छोटी-सी चीज़ छिपी हुई है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? अभी जैसे घर में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी बोले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऊपर से जाके देखे, जैसे मैंने बोला था मून वगैरह में, तो वो दोनों मोशन में दिखेंगे। तो चैप्टर को किताबी लैंग्वेज में रटना नहीं बल्कि दिमाग में रखना है कि यार कोई बहुत बड़ी चीज़ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये बचपन से बताया जाता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये एक रिलेटिव वर्ड है। तो रिलेटिव का मतलब है कि मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे पढ़ना होगा और मोशन को हमेशा ऑब्जर्वर से डिसाइड करेंगे। रेफरेंस फ्रेम मानेंगे तो घड़ी साथ में होगी, ऑब्जर्वर मानेंगे घड़ी साथ में होगी। हो सकता है कि मेरा रेफरेंस फ्रेम चल रहा हो और हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वर भी चल रहा हो और हो सकता है कि वो रेस्ट में हो। इन सब चीज़ों को लेके हमें रिलेटिव मोशन पढ़ना है। तो ये था रिलेटिव मोशन का T1। T1 का मतलब है टाइप नंबर 1। नोट कर लिया बोर्ड पे जो लिखा हुआ है?
तो पहली चीज हम लोगों ने इंट्रो लिया कि रिलेटिव क्या होता है। बोर्ड चेंज किया जाए भाई। एक दो बच्चे जैसे ही तुम यस करोगे मैं बोर्ड चेंज कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, शुरू से पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव। कोई भी टॉपिक करेंगे तो स्टार्टिंग से पूरा करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे इसको। ठीक है। बीच से पढ़ने में तो समझ नहीं आता है, जिस टीचर का पढ़ा हुआ हो उसका फिर पूरी बात पता होनी चाहिए। चिंता मत करो, एक वीक में रिलेटिव बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, अब लिखो T2। T2 का मतलब है रिलेटिव मोशन में टाइप 2 नंबर पॉइंट हमें क्या पढ़ना है। दूसरी चीज देखो, बेसिक अच्छे हो जाएंगे तो क्वेश्चंस अपने आप बनते हैं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने से फिजिक्स नहीं आती, कॉन्सेप्ट पढ़ने से आती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने दूसरी हेडिंग डाली रिलेटिव पोजीशन। अब इस रिलेटिव पोजीशन में कुछ बातें मेरी ध्यान से सुनो। जब भी कोई पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक ओरिजिन डिसाइड करना होगा। ठीक। जैसे अभी तुम कहीं भी क्लास कर रहे हो, आगे चल के कोई जॉब करोगे, कहीं भी जाओगे, तो तुम्हारा जो ओरिजिन होगा, जहाँ पे बॉर्न हुए हो, वो कभी नहीं हटता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे ओरिजिन से ही होगी, भले वहां रिलेटिवली तुम कुछ भी करो। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन करना है, पूरे मैकेनिक्स में एक ओरिजिन डिसाइड होगा। अब ओरिजिन डिसाइड करने के बाद मैंने ये माना कि मान लो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जिसको मैंने बी से लिखा, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है ए से लिखा। अभी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अपने मोशन को पढ़ने में मैं एक एक्सिस का ही यूज करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है मोशन इन वन डायमेंशन। अब क्या किया, जब ओरिजिन मान लो दो पोजीशन दिए हुए हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कोई भी डिस्टेंस जब लोगे हमेशा ओरिजिन से ही पोजीशन बताओगे। तो मैंने ये बोला कि ये एक्स बी है, एक्स बी का मतलब पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। इसी टाइप से दूसरी पोजीशन है एक्स ए, लेकिन है कहाँ से, ए से। और ये मैंने एक लाइन ऐसे ज्वाइन करा दी, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं रिलेटिव पोजीशन की। अब मान लो मैं रिलेटिवली बात करना चाह रहा हूँ। रिलेटिव पोजीशन मान लो मैं जानना चाहता हूँ बी का पोजीशन और ओ के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा वैल्यू एक्स बी है, और एक बार फिर लिख दिया ये वैल्यू हमारा एक्स बी, तो बी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में। इसको पढ़ने का मतलब क्या है, इसको पढ़ोगे कि पोजीशन ऑफ पर्सन बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन। अब इसको थोड़ा अपने अंदर इसको फील करो। कहने का मतलब ये हुआ कि ओ पर अपने आप को बिठा दो, सेल्फ सिटिंग। ध्यान रखना ये मैं क्या नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेल्फ सिटिंग। अगर रिलेटिव को बढ़िया से कमांड करना है तो ये पोजीशन ओरिजिन के टेक्निकल वर्ड में ना फंस के ये मान लो कि मैं खुद जाके या आप लोग खुद जाके ओ पॉइंट पर बैठ गए। तो मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ तुम्हें बी कहाँ दिखाई दे रहा है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ से सर मैं जाऊंगा ऐसे 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 जाऊंगा, ये 10 मीटर 50 मीटर जो भी होगा वो दिखाई दे रहा है। इसी टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब ये वैल्यू, इसका मतलब क्या है, तुम ओ पर खुद बैठे हो और ए को देख रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, यही पोजीशन तो दिखाई दे रही है। ये हो गई सिंपल सी चीज। अब मैंने इसमें क्या करा, थोड़ा सा बदल दिया। मैंने यहाँ लिखा कि बताइए पोजीशन ऑफ बी और ए। अब इसका पढ़ना हमें आ गया है कि मुझे बताना किसके बारे में है, बी के बारे में बताना है, और मुझे कहाँ पे जाके बैठना है, तो सिटिंग कहाँ करनी है, ए पर जाके सिटिंग करनी है। यानी ए पर मैं बैठा हूँ और बी की पोजीशन मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे कैसे। तो देखो यहाँ लॉजिकली ये दिख रहा है कि सबसे पहले आप फिर से सुनना, ए पर बैठे हो और बी की पोजीशन बतानी है, तो कैसे आएगी। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ बी की पोजीशन सोचो कितनी है। तो बी की पोजीशन जब सोचोगे तो लोगे कहाँ से, दूसरा डाउट, क्या मैं ए से लूं या मैं ओरिजिन से लूं, ये तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा। तो अपने दिमाग में ये रखना है कि लेना पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा, मैं एक बार लिख के पूरा बता रहा हूँ, पोजीशन ऑफ बी कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। देखो इतना बड़ा मैंने लिख दिया। इसी तरह से अब इसके बाद माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, पोजीशन ऑफ
ए कहाँ से लोगे पोजीशन? हमेशा याद रखना ओ यानी ओरिजिन से। तो बिल्कुल सिंपली है, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन कितनी है? एक्स बी ओ, यानी पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ये जो हमने लिखा, ये पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ से जल्दी हमारा टाइम आगे बचे, क्या लॉजिक लेके जाएंगे कि जब भी मुझे बी और ए लिखना होगा तो मैं बी से ए को माइनस कर दूंगा। और ओ यहाँ क्या बता रहा है कि हम बैठे तो ए पर हैं, पर बी की पोजीशन मैंने ली कहाँ से? ओरिजिन से। यहाँ दो चीजें आ रही है, एक तो ऑब्जर्वर जो कि आप खुद हो यानी ए पर बैठे हो, दूसरा जब ए पर बैठकर बी को देखते हो तो बी की पोजीशन लिखने के लिए तुम्हें ओरिजिन से ही जाना होगा। अब बताइए, जब हम इस बी पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा था, ए पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा था, और ये फॉर्मूला बता रहा है कि मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो मुझे कौन सी पोजीशन मिल गई? ये वाली पोजीशन मिल गई। तो क्या ए पर बैठे हुए इंसान को बी की पोजीशन इतनी दूर ही दिखाई देगी? ये आ गया ना, दोनों का निकालने का तरीका समझ आया? बोलो एकदम क्लियर है? अब दूसरी चीज यहीं पर मैंने एक छोटा सा लिखा कि नहीं, मुझे पोजीशन ए का बताना है और बी पर बैठकर बताना है। ध्यान से सुनना, पोजीशन किसकी बतानी है? ए की। बैठना कहाँ है? बी पर। तो अब ये फॉर्मूला कहता है कि अगर यहाँ बी लिखा है तो पहले बी आता है, यहाँ ए लिखा है बाद में ए आता है, तो अब क्या लिखोगे? एक्स ए ओ माइनस एक्स बी ओ। तो अब रिजल्ट क्या आएगा? ए का पोजीशन ओ से कितना, बी का पोजीशन ये कितना। तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो बाद में बातें करेंगे। फिलहाल मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें रिलेटिव पोजीशन लेना आ गया कि जो पहले लिखा है उससे माइनस करेंगे और मेजरमेंट ओरिजिन से ही होगा? तो ये था अपना पॉइंट नंबर T2। अब इस पर एक करते हैं एग्जांपल थोड़ी क्लियरिटी के लिए। बोर्ड चेंज किया जाए। ओके, चलो अब इसका बोर्ड चेंज करो। देखो, चैट पे नहीं बचा है, असली थम्स अप से यूज कर लो। अब जैसे देखो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। ये एक लाइन खींच दी, यहाँ पर मैंने लिया ओ यानी अपना ओरिजिन, ठीक। यहाँ पर कोई एक लिया ए, यहाँ पर मैंने लिया बी, और यहाँ पर मैंने लिया सी। अब मान लो कि ओ से लेके सी तक, यानी पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये 50 मीटर है, समझना। दूसरा, मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको माना 10 मीटर, और बी तक की जो पोजीशन है मान लो मैं उसको मानता हूँ 20 मीटर। अब ध्यान से देखो, मैंने सारी पोजीशन कहाँ से ली, कहाँ से क्वेश्चन में दी गई, किस पॉइंट से दी गई? ओरिजिन अलग बात होती है और ऑब्जर्वर अलग बात होती है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश है, ओरिजिन एक अलग चीज है और ऑब्जर्वर एक अलग चीज है, यही रिलेटिव में तुम्हें सीखना है। अब मान लो इसमें कोई क्वेश्चन आता है कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे बताओ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मान लो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछा गया कि बी का पोजीशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारे दिमाग में बस इतनी चीज आएगी कि सर ने बताया था पहले बी आएगा और बाद में ए आएगा, ये लिख दिया। अब मैंने ये सोचा यार एक्स बी का वैल्यू मैं लूं तो लूं कहाँ से? ओरिजिन से। ये ओरिजिन है, ये बी है, कितना है? 20। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है, तो मैंने क्या समझाया था कि ओरिजिन मानने में एक काम और किया करो कि रेफरेंस फ्रेम को, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, अब अगर मैं एक्स के राइट में चलूं तो पॉजिटिव, और अगर मैं ओरिजिन के लेफ्ट में चलूंगा तो नेगेटिव। ये चीजें तो पहले से ही पता है। अब देखिए, ओरिजिन से तुम राइट में जा रहे हो, किसकी पोजीशन बताने जा रहे हो? बी की। तो बी का वैल्यू कितना? 20। ए का वैल्यू कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में? 10। तो यहाँ पे लिख दिया 10। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 10 मीटर, आराम से निकाल दिया बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। अब मान लो मैंने यहीं पर पूछा
कि यार ये बताओ ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में कितना है। अब देखिए अभी तुम यहाँ पर सिटिंग कर रहे थे, यानी ये जो 10 मीटर आया, एक बात और सुनो, ये कौन सी डिस्टेंस है, किसने देखी, किसको बताई? तो आंसर ये है, ए ने देखा कि बी की पोजीशन क्या है, तो उसने आंसर बोला 10 मीटर है। ओरिजिन ने क्या बताया? ओरिजिन ने बताया कि बी का पोजीशन 20 मीटर है। लेकिन ए पर बैठे हुए इंसान से पूछा गया कि यार बता इसकी पोजीशन क्या है? तो उसने बोला 10 मीटर है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मेरे से राइट साइड में, यानी ये कौन देख रहा है? ये डिस्टेंस कौन बता रहा है तुम्हें? ए बता रहा है। ए तुम्हें ये कान में बजा के बोल रहा है कि देखो भाई, बी का पोजीशन 10 मीटर है और मेरे से ना राइट साइड में है। राइट का मतलब कॉपी पे राइट हैंड होता है। इसी तरह ए, अब मुझे पता है कि मैं पहले यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, ए किससे माइनस करने वाला हूँ, बी से, ये वैल्यू लिख दी। अब मुझे इसको मैथमेटिकली मुझे क्या चाहिए, ए का पोजीशन चाहिए। तो ए का पोजीशन ओरिजिन से लिया तो कितना मिला, प्लस का 10 मिल गया, माइनस फॉर्मूला लगाया, एक्स बी का पोजीशन देखा तो कितना है 20, तो यहाँ पर क्या लिखा 20, वैल्यू कितनी आई, माइनस का 10 मीटर आया। अब यहाँ पर एक चीज आ गई, यार ये 10 मीटर, अब ये बी बैठ के ये क्या है, ये 10 मीटर किसने देखा, बी ने देखा। तो बी ये कह रहा है कि ए मेरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। और दूसरी चीज इसमें माइनस साइन क्या बता रहा है? अब देखिए मैंने अभी क्या बोला था, लेफ्ट साइड मतलब माइनस, राइट साइड मतलब पॉजिटिव। तो बी ये कह रहा है कि ए का जो पोजीशन है वो मेरे से 10 मीटर तो दूर है, पर किधर है, लेफ्ट साइड में। अच्छा ये लेफ्ट साइड किसने देखा, बी पर बैठे हुए पर्सन ने देखा। तुम अपने को बी पे जाके बिठा दो, तुम्हें यहाँ पे साफ दिखाई भी दे रहा है, देखो बी जो देखेगा वो ए को लेफ्ट साइड में देखेगा। तो माइनस साइन का मतलब है लेफ्ट साइड। इसी तरह मान लो इसमें प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला कि अच्छा सी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बताइए, तो कितनी जल्दी लिखोगे, पहले एक्स ही लिखोगे फिर एक्स ए लिखोगे। अब इसमें फिर मैसेज क्या है, ए पर बैठकर सी को देखना। तो एक्स सी का वैल्यू 50, वो भी ओरिजिन से राइट साइड में तो प्लस का 50। ए का वैल्यू कितना, ओरिजिन से 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर। तो जो ओरिजिन पर है वो बोलता है कि सी कहाँ है, 50 मीटर पर, ए कहाँ है, 10 मीटर पर सी पर जब जाके तुम बिठा खुद जाके बैठ जाओगे तो तुम्हें यहाँ नहीं, सॉरी, मैंने ए ऑब्जर्वर माना है तो मैं बैठूंगा कहाँ, ए पर। ए ए जब सी को देखता है तो वो कितनी डिस्टेंस देखता है, इतनी देखता है, और वो डिस्टेंस कितनी है 40, प्लस साइन ये क्या बता रहा है, राइट साइड। अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, ए का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट, अब लिखना होगा एक्स ए माइनस एक्स ई। एक्स ए का वैल्यू है 10 प्लस का, सी का वैल्यू है प्लस का 50। ऑटोमेटिकली जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -40। तो माइनस साइन ये बताएगा कि जो सी पर तुम जाकर बैठ गए हो, तुम्हें जो ए दिखाई देगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके दिखाई देगा। ऐसे जाके ये पूरा बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आवाज तुम्हारी साउंड खोल रहा हूँ, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, पूछ लो क्या पूछना है, की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना। मान लो फिर से वही, जो पहला वाला पॉइंट था, ए ए कोई पर्सन है, ये ए, और ये देखो ऐसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ इसका मोशन है राइट साइड, और यहाँ पर कोई दूसरा एक पर्सन है और ये भी राइट साइड में मूव कर रहा है। तो बताओ अपना तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ओरिजिन होना चाहिए। अब इसमें अगर पोजीशन की बात करेंगे तो ये एक्स ए पोजीशन होगी, और यहाँ से और आगे जाएंगे तो ये एक्स बी पोजीशन होगी। ठीक, मान लो मैं ये जानना, पहले मैंने लिखा कि मुझे ये बताओ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी फिलहाल याद हो गया ना, बी माइनस ए लिखेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अगर कुछ नहीं दिया है, एक चीज और ध्यान रखना, आगे बात करेंगे, ओ लिख दिया और ओ लिख दिया। ओ कहाँ पर है, ओ को मैंने माना हुआ है ग्राउंड पे बैठा हुआ है, और ग्राउंड को ये अज्यूम किया गया है कि वो रेस्ट में होगा।
अब बताओ, सिंपली हमने पढ़ा है ना कि अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो लिखोगे डी एक्स बी ए ओवर डी टी, यहाँ पर लिखोगे डी ओवर डी टी, और ये होगा एक्स बी पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ध्यान से देखो, एक बार डिफरेंशिएशन करने से मुझे वेलोसिटी मिलती है, तो यहाँ पर आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है पोजीशन। यहाँ पर मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ए, यहाँ पर मिलेगा, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी है ये, और ये है ए। तो बोलो आराम से फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बतानी है, तो यहाँ पर होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए और वेक्टर साइन। पर एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, किसी भी बुक में या किसी भी क्वेश्चन में इफ नथिंग इज गिवन, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो विल टेक, हम लोग लेंगे विल टेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ नहीं दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में माना जाएगा, ग्राउंड, क्योंकि इस चैप्टर में ये मान लिया गया है कि जो ग्राउंड है वो रेस्ट पर है, तो यहाँ पर होगा जी, यहाँ पर होगा जी। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमेशा यहाँ पे जी लगाया करोगे। इसी टाइप से तुम लोग समझ रहे हो कि अगर मैं एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दूं, ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं कर नहीं रहा हूँ, तो ये सबको पता है कि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा, v का एक्सीलरेशन a के रिस्पेक्ट में, ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम चीजें। और ये ध्यान रखना है, इनको सिंपली माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एल्जेब्रिक हमें सॉल्व करना होगा। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और एक चीज याद रखना, किसी भी पार्टिकल का उसके खुद के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख के बता दूं, ये नोट में क्या याद रखोगे, कोई भी कभी भी जरूरत पड़े कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to itself, with respect to itself, क्या करोगे, ऑलवेज जीरो, हमेशा अपने इसको जीरो लेना है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इस पर करेंगे एग्जांपल। बोर्ड चेंज किया जाए। देखो धीमे धीमे हमेशा ध्यान रखो कि बड़े क्वेश्चन सीधे नहीं पढ़े जाते। अब देखना, अभी तुम धीमे धीमे जाके वो क्वेश्चन कर जाओगे जिनमें तुम्हें डाउट था। बोलो इसको आगे बढ़ाऊं सर 1 मिनट। जो टॉपिक अभी किया ना उसी से एग्जांपल 1 देखो। और ये याद रखना, जो मैं T1 T2 लिख रहा हूँ वो तुम याद दिला देना बीच में कि अब सर ये वाला टाइप आ रहा, वो वाला टाइप आ रहा। मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, और वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक। और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये मान लो कि 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है बी, ऐसे। अब बोलो एक चीज तो यार यहाँ पर अपनी ग्राउंड है, जिसको हमने एज्यूम ये करके माना हुआ है कि ये रेस्ट में रहेगी। एक्चुअली रेस्ट में नहीं होती, पर हम लोग मानते हैं ऐसा। अब सपोज करो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको जैसे ही तुम लिखो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक तो ये वेक्टर होता है, दूसरा इसका मतलब है मैं ए पर जाकर बैठ गया। कहाँ पर बैठ गए तुम, ए पर। फॉर्मूला अभी प्रैक्टिस में है कि बी आएगा माइनस ए आएगा। और 1 डायमेंशन में ज्यादातर हम वेक्टर साइन यूज नहीं करते। पता है क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है जो भी कुछ होने वाला है एक्स एक्सिस में होने वाला है, या वाई एक्सिस में होगा या जेड में होगा, क्योंकि 1D है। तो अगर वेक्टर साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। चलो
बताओ, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है मतलब ग्राउंड, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है मतलब ग्राउंड। अब बी का वेलोसिटी कितना है? बी का वेलोसिटी ध्यान से देखो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं पहले लिखूंगा 15। पर अब मुझे ये बताओ, ये लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट। तो क्या यहाँ माइनस साइन आना चाहिए? अब ये फॉर्मूले का माइनस है। अब ए का वेलोसिटी बताओ, 5 है, प्लस लेफ्ट में या राइट में? राइट में। प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? +5। अब बोलो सॉल्व करने के बाद क्या आया ये? -20। -20। अब ये आंसर ये है कि ये वाली वेलोसिटी अपने आप से पूछो, हु आर ऑब्जर्विंग, ये स्पीड किसको दिखाई दे रही है? ग्राउंड को, ग्राउंड में से जो नहीं ऑब्जर्वर नहीं, बैठा है। अरे यार इतना समझाया फिर भी उल्टे सीधे सॉरी आंसर सॉरी, दे रहे हो। ए ये ए पर बैठे हो तुम, ए पर जाकर बैठ गए हो, तो ये स्पीड देख कौन रहा है? ए पर आंसर बैठा है ए। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ए। ए को जो स्पीड दिखाई दे रही है वो कितनी है? -20। और अच्छा सुनो, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, इस जगह। अब बताओ, इस ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर को ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट में। और बी की स्पीड क्या दिखाई देगी? 15 मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट में। ठीक। अब जब तुम ए पर जाकर बैठ गए तो तुम्हें अब स्पीड, ये ऑब्जर्वर जो यहाँ था इसको मैंने उठाया और किसके ऊपर जाके बिठा दिया? ए के ऊपर। अब उसको क्या स्पीड दिखाई दे रही है? -20 मीटर पर सेकंड। लेकिन माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है? डायरेक्शन कि उसको जो स्पीड दिखाई दे रही है वो किधर दिखाई दे रही है? लेफ्ट। मतलब उसके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी कितने स्पीड से दिखाई दे रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। जबकि अगर इसके पड़ोस में कोई ग्राउंड पे खड़ा हो जाए तो उसको कितनी स्पीड से आता दिखाई देगा? 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर तुम ऐसे मान लो तुम एक कार चला रहे हो और सामने से कार है तुम्हारी तरफ आ रही है, तो वो तुम्हें कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी? 20। माइनस साइन का मतलब है कि तुम्हारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ हाँ। अब देखना, यही पर अगर मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, वैसे मैं आगे करने वाला था, कि मान लो ये वाली डिस्टेंस 100 मीटर होती। कितनी होती? 100 मीटर। अब मैं ये पूछता कि कितनी देर बाद इनमें टक्कर हो जाएगी? 5 मीटर, 5 सेकंड। When they will collide, सोच के बताओ। 5 सेकंड। अब कॉलिजन का टाइम ये रहा t। अब टाइम में तुम्हें ये देखना होगा कि यार कितनी डिस्टेंस है जो बी कार को तुम्हारे तक आने में चलनी है? 100। अब एक तुम्हें, ग्राउंड को नहीं, तुम्हें, क्योंकि तुम ए पर बैठे हो, कितनी तेजी से आती हुई दिख रही है? -20। अच्छा, ये माइनस टाइम में तो कोई वैल्यू रखता नहीं है, तो माइनस तो रखेंगे नहीं हम। नहीं। कितने सेकंड में टक्कर मार देगी? 5 सेकंड। 5 सेकंड में। तुमने ये कैसे जाना कि ये टक्कर मार देगी? तुम्हारी तरफ आ रही है, इस मैथमेटिकली आंसर में कैसे जाना कि तुम्हारी तरफ आ रही है? तो तुम्हें ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो ये बी है ये लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में आने का मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये हिंट करूं, ये बी है, ए को अप्रोच कर रहा है या सेपरेट, मतलब दूर जा रहा है या पास आ रहा है? अप्रोच कर रहा है। पास आ रहा है। तो ये माइनस साइन यहाँ पे आने का मतलब ये भी बता रहा है कि ये क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। सारे आंसर मिल गए तुम्हें? यस सर। अच्छा, एक मिनट। इसी में मान लो हम लोगों से ये पूछा जाता कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, अब क्या करते? अब तुम कहाँ जाके बैठ गए? बी पर। बी पर जाके बैठे हो, तो जब बी पर जाकर बैठोगे तो पहले तो लिखोगे ए माइनस बी। ए का वेलोसिटी +5 है, राइट में जा रहा है। माइनस बी का वेलोसिटी प्लस है या माइनस है? -15। माइनस। अब कितना आंसर आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। और प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस। बी को क्या दिखाई दे रहा है कि वो किधर आ रहा है? राइट, मतलब बी ये देख रहा है कि ए राइट साइड में जा रहा है, तो प्लस माइनस तो यहाँ ये बता रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है। अच्छा, ये बताओ, ये अप्रोच कर रहा है या सेपरेट हो रहा है? सेपरेट। अरे नहीं भाई, प्लस माइनस का अप्रोचिंग नहीं। अप्रोचिंग का मतलब होता है अगर दोनों के बीच का सेपरेशन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे कम हो रहा है तो अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है।
या सेपरेट कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा, पास आ रहा हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया बट बढ़िया से। यस सर। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ो, बोर्ड चेंज करें। देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन में पहले मैंने एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बनाई, दो पार्टिकल लिए, दोनों को आपस में ज्वाइन कराया और उसको लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बोल दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ, ये क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, किसी एक की, ऑफ वन बॉडी, या कोई पार्टिकल हो जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, विद रिस्पेक्ट टू एनदर, विद रिस्पेक्ट टू एनदर, दूसरे के रिस्पेक्ट में। और इसमें एक शर्त है, कौन सी वाली वेलोसिटी? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, along the line of joining them। हाँ, अब फिर एक बार सुनो, कोई भी अभी जैसे 2D मोशन पढ़ोगे, 2 डायमेंशन का पढ़ोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, ध्यान से देखो। इट इज द कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बनाओगे। अगर मान लो अभी आगे मैं बात करूंगा, यहाँ थीटा ले लूंगा तो एक कॉस थीटा होगा, एक साइन थीटा होगा, तो मैं साइन लूं या कॉस लूं, तो हमेशा ध्यान रखो तुम्हें वो कंपोनेंट लेना होगा जो किसके अलोंग होगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर along the line of joining of that, दोनों के लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग लेना है। इफ द सेपरेशन, अगर टाइम के साथ इनके बीच का जो सेपरेशन है, इफ सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, सेपरेशन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहीं पर एक छोटा सा लाइन, इफ द सेपरेशन इज, कभी आवाज आ रही है? आवाज बंद करो, अपने अपने माइक म्यूट कर लो। इंक्रीजिंग, तो इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो टाइम के साथ अगर ये डिक्रीज होता है तो अप्रोच, इंक्रीज होता है तो सेपरेशन। ठीक, ये तो हो गया हमारा नोट का पॉइंट नंबर 1। लिख लिया, आगे चलें। हाँ, इसी में एक पॉइंट नंबर 2, मान लो जैसे अभी रिलेटिव सेपरेशन लिख रहे थे कि मैंने यहाँ पे लिखा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये था वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही था। अगर इस वाले फंक्शन को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, ए बी, तो ये होगा डी वी ए डी टी डी टी। तो बड़े आराम से तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि ये एक्सेलरेशन ऑफ ए बी होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है? हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, दो एग्जांपल थोड़े से एक देखना है कि जैसे मान लो, एक हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली चीज आ रही है ऐसे ऊपर, तो जो जी होता है यानी वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी लेना बताया था मैंने, क्योंकि वो हमेशा नीचे काम करेगा। अगर मान जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा ऐसे, तब भी वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे ही होगा। तो कहने का मतलब इसमें साफ है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लो एक पार्टिकल को तुम ऊपर फेंको, ए को, है ना, और एक पार्टिकल, अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मान लो मैं नीचे फेंक रहा हूँ बी को, ठीक,
तो मैंने तुमसे ये पूछा कि बेटा ए का एक्सीलरेशन बताइए ग्रेविटी वाला, माइनस जी होगा, यस नो बोलो। yes और बी का जो एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी वाला वो भी नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर और अच्छे से समझना है तो माइनस जी जे कैप है और ये भी माइनस जी जे कैप है, ये भी जे कैप है, माइनस का जी जे कैप है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैसा लगता है? हमेशा ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड अर्थ उसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो माइनस जी जे कैप। अब मान लो मैंने पूछा कि बताइए एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक? तो सबसे पहले लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस बी। अब ए का एक्सीलरेशन इसमें चेक करो कितना है, माइनस जी, है कि नहीं? दूसरा Yes, sir. फॉर्मूले का माइनस। अब बी का एक्सीलरेशन कितना है, वो भी Minus G. माइनस जी। तो जब हमने इसको चेक किया तो देखा जी प्लस जी कितना आया, 0. जीरो। 0. इसी टाइप से मान लो एक बच्चे ने पूछा कि नहीं मुझे एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो मैं पहले लिखूंगा बी, फिर मैं लिखूंगा ए। बी का एक्सीलरेशन है माइनस जी, ए का एक्सीलरेशन है माइनस, ये फिर से जीरो। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कि रिलेटिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें हमेशा कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, आगे बहुत यूज होगा, खासकर जब एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे। तो मैं अभी एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आगे बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, अगर दो एक नीचे से फेंके एक ऊपर से फेंके तो दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। मान लो अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन और बना दूं हल छोटा सा, कि मैंने एक बॉडी ए को ऊपर फेंका और एक बॉडी बी है जिसको ऊपर फेंका, दोनों ऊपर जा रहे हैं। अब मैं अभी क्या हो रहा था, एक नीचे से ऊपर था एक ऊपर से नीचे था, अब दोनों ऊपर जा रहे हो। मैंने पूछा कि बताइए रिलेटिव एक्सीलरेशन ए और बी कितना होगा, तो ए का एक्सीलरेशन याद करो क्या माइनस जी होगा, Yes, sir. बी का एक्सीलरेशन माइनस जी होगा, यस। Yes, sir. यहाँ ए का एक्सीलरेशन माइनस, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, फिर से जीरो आया। yes sir और अगर मान लो ऐसे ही केस में थोड़ा और आगे चलो, ये सेकंड केस पड़ा। अब यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है एच हाइट की, यहाँ से दो बॉडी को, एक को नीचे फेंका ए को, एक को फिर नीचे फेंका बी को, अब ऊपर से जाके फेंक दिए। तो मैंने बोला कि फिर से बताओ मुझे एक्सीलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी पर बैठकर ए का एक्सीलरेशन तुम क्या देखोगे। तो ए का एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, यस। बी का एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, यस, क्योंकि हमेशा ग्राउंड की तरफ। तो फिर कितना आया, जीरो कहने का मतलब ये है कि दो बॉडी चाहे नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको या एक नीचे एक ऊपर फेंको, रिलेटिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें हमेशा कैसा मिलने वाला है, 0. जीरो जीरो। ये बात दिमाग में आ गई, कॉपी के नीचे बड़ा बड़ा लिख दो, रिलेटिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गेट जीरो। इसका रिकॉर्डिंग भी उसमें डालूंगा, क्योंकि जो बच्चों का छूट गया उनका भी हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आवाज ना आने पाए, अपने माइक को म्यूट रखो जब तक जरूरी ना हो। तो यहाँ से हमें क्या मालूम हो गया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो हमेशा ये नेगेटिव लिया जाता है, दूसरा अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालना होगा ड्यू टू ग्रेविटी तो वो हमें कितना मिलने वाला है, जीरो। एग्जाम्पल समझ में आया? Yes, sir. हाँ, बोर्ड चेंज किया जाए। yes sir Yes, sir. ये लो, अब देखना इसी में थोड़ा सा और देखो। मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका एक्सीलरेशन a1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरे पास एक और है, कोई पर्सन है, कोई बॉडी है, कोई भी है, बी है, इसका एक्सीलरेशन a2, मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दोनों का। अब अगर तुम देखिए दो टाइप के ऑब्जर्वर यहाँ हो सकते हैं। अगर रेक्टिलिनियर मोशन में जाएंगे तो एक ऑब्जर्वर मैंने लिखा O1 जो कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, और इसका नाम है O। तो अगर मैं पूछूं एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू O, बोलो प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा।
इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई कैप, यानी पॉजिटिव एक्स वाली साइड में। और अगर मैं पूछूं ऑब्जर्वर ओ ऑब्जर्व कर रहा है, अभी कौन देख रहा है, अभी तुम कहाँ पर हो, ग्राउंड पर, और ग्राउंड को हम लोगों ने माना हुआ है कि रेस्ट में है। तो बी का एक्सीलरेशन ओ के रिस्पेक्ट में बोलो कितना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्लस लिख दूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आई कैप। यस सर। हाँ, अब अपने ऑब्जर्वर की पोजीशन को बदल दो, यही तो रिलेटिव में पढ़ना है। अब क्या हुआ कि हम लोग लिख रहे हैं ए का एक्सीलरेशन बी के रिस्पेक्ट में, मतलब तुम कहाँ जाके बैठ गए, बी पर। अब जो आंसर आएगा वो कौन देखेगा, बी देखेगा। ये देखिए तो पहले यहाँ पर लिखोगे ए, फिर यहाँ पर लिखोगे बी। ए का वैल्यू तुम्हें पता है +5 है, बी का वैल्यू तुम्हें मालूम है -2 है, तो वैल्यू कितनी आई, मीटर पर प्लस की आ गई ना। तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, राइट साइड। राइट साइड में। और ये एक्सीलरेशन कौन बता रहा है, बी कौन बता रहा है, बता रहा है ठीक है। अब इसी टाइप से मान लो मैं इसको उल्टा कर दूं, बी ए कर दूं, तो बी का वैल्यू पहले लिखोगे 2, ए का वैल्यू बाद में लिखोगे, ये लो, तो वैल्यू कितनी आ गई, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कि नहीं। अब बताओ ये माइनस साइन क्या बता रहा है, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी इसका मतलब है कि ए को बी का जो एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है वो माइनस में दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के ये रिटार्डेशन टाइप का दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो ये चीजें कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट वगैरह निकालने पड़ेंगे, वो आगे जाके देखेंगे। फिलहाल तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि सेपरेशन वेलोसिटी का मतलब है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बीच का जो गैप है, अगर वो घटता है तो बोलेंगे अप्रोच करना, और अगर वो बढ़ता है तो बोलेंगे सेपरेशन, यानी सेपरेट होना। पर वेलोसिटी जब भी लेंगे तो किसके अलोंग लेंगे, किसके अलोंग लेंगे, लाइन ऑफ जॉइनिंग के। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लेंगे। और अगर सेपरेशन बढ़ रही है तो वो भी लाइन ऑफ जॉइनिंग। हाँ, सेपरेशन बढ़ रही है या घट रही है इससे कोई मतलब नहीं है, पर लेंगे हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। बोलो समझ आया। यस सर। हाँ, बोर्ड चेंज किया जाए। यस सर। तो जहां तक मैंने कराया उसको एक बार पेज पलटो, पूरा रिवीजन करो, फिर आगे चलते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है एग्जाम्पल जो अभी तुमने पढ़ा उसी पर एक बनाओ। जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देंगे, यहाँ पर कोई एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक, और एक ये है जो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बी और ए। पहले ये बताओ दोनों अप्रोच कर रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं, देख के ही बता दो बिना सॉल्व किए। ये सेपरेशन है अप्रोच, तो आंसर है कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक रोड और है, ये कारें, यहाँ पे सुनना पहले, जैसे मैंने ए बी लिखा है ना, यहाँ पे ये लिख देंगे 2 बच्चे पैदल चल रहे हैं, या ये लिख देंगे 2 कारें ऐसे जा रही हैं, और यहाँ पर कोई एक सी है। अब ये सी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी चला। अब ये ध्यान रखना, बी बिल्कुल ठीक सामने मैंने सी के लिया हुआ है। अब मान लो मैं ये पूछूं कि टाइम इंटरवल बताओ, फाइंड टाइम इंटरवल, किस चीज का टाइम इंटरवल, बिटवीन सी मीटिंग with B and एक मिनट, बी एंड सी का मीटिंग टाइम बताओ, बी एंड सी मीटिंग ए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो ये टाइम इंटरवल बताओ कि सी बी से कब मिलेगा और ए से कब मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, अब बताओ मिलने का जो टाइम है टी इक्वल
क्या हम ये जानना नहीं चाहेंगे कि ए सी के पास कब पहुंच जाएगा? यानी हम लोग ये सोच रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, तो क्या यहाँ पर मुझे ऐसे समझना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और डिवाइड बाय द डिस्टेंस। बोलो ये लॉजिक लगेगा कि नहीं? एक दूसरे को अप्रोच करने वाली वेलोसिटी, तो पहले इसमें ये देखो कि बी और सी को मैं टाइम t इक्वल 0 पर मिला सकता हूँ। सर डिस्टेंस तो अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा ना? सर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा ना हैं? सर? हाँ, डिस्टेंस टाइम अपॉन वेलोसिटी ऑफ बराबर अप्रोच डिस्टेंस होगा। सही कह रहे हो यार, ये मैं तो उल्टा लिख दिया यार ये। हाँ, हाँ, एक मिनट उसको उल्टा करो क्योंकि t इक्वल क्या दिमाग चल रहा है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। ये टाइम जब भी निकालते हैं तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, या इसको ऐसे पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम में कभी वेलोसिटी नहीं आती। तो चलो, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये लेंथ कितनी है बीच में? मान 100 लो में कि ये दोनों के बीच में मैं 100 मीटर दे रहा हूँ। कितनी? 100 मीटर। 100 तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। अब मुझे ए और सी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तुम बैठे किस पर हो? सी पे। सी पे। तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी? ए माइनस सी। अब बताओ, यहाँ पे ये 100 है, ए का वेलोसिटी प्लस है या माइनस है? प्लस का 10 प्लस का 10। सी का वेलोसिटी प्लस है या माइनस? माइनस का 10 माइनस का 10। तो टोटल कितने हो गए? 20। तो Zero. कितने टाइम के बाद मिलेगा? 5 और सेकंड। बी से कब मिलेगा? t इक्वल 0 मैंने वहीं पे ले लिया, तो ए और सी के मिलने का टाइम क्या है? 5 सेकंड। सेकंड। हाँ, अब जल्दी से इसको हटा दूं, एक अभी और क्वेश्चन लेना है। यस सर। ये आवाज आ रही कहीं से यार, तुम लोग मानते नहीं हो, फिर गलत बात। सर हिमांशु का माइक ओपन है। चलो, मैंने आवाज बंद कर दी तो अब डिस्टर्ब नहीं होगा आगे से। अब जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, मान लो एक एग्जांपल यहाँ से लो और इसको सॉल्व करो। अब देखना, जैसे अपने पास ना, ये मान लो कि एक कोई ऐसे टावर है और इसका हाइट है 100 मीटर, 100 मीटर ले लो। यहाँ से किसी एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से नीचे ड्रॉप आउट किया जा रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका जा रहा है। ये ग्राउंड से है। अब ये बताओ कि व्हेन दे विल मीट। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, नंबर 1, व्हेन दे विल मीट। अब किताबी लैंग्वेज से नहीं, थोड़ा लॉजिकली पहले सोचने की कोशिश करो। इसमें क्या करना है, लिखना कुछ नहीं है, ए और बी। पहले एक काम करो, किसी एक पर जाके बैठ जाओ। सबसे अच्छा तरीका है किस पर, किसी भी पे बैठ जाओ। मान लो मैं इसके दो मेथड हो सकते हैं। देखना, मेथड 1, पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने जो ओरिजिन को मैं ग्राउंड पर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मान लो मैंने ये मान लिया कि लेट इन t सेकेंड, लेट t सेकेंड दे विल मीट। अरे रुक जाओ भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है तो बहुत उतावलापन मत दिखाओ। t सेकेंड में ये दोनों आपस में मिलेंगे, ऐसा मैंने माना। तो मैं पहले s यानी h a, ये पढ़ा हुआ है ना, ut प्लस हाफ y डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन, ये हम लोग पढ़े। तो इसमें क्या किया है, u का वैल्यू देखिए नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो मैं लिखूंगा -20t, और ये हाइट को मैं लिख रहा हूँ h1 से, और a लिखा हुआ है तो a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होगा, तो t -1/2 और g का वैल्यू -10 और t²। अब यहाँ h भी नीचे की तरफ आएगा, ये तो ये भी नेगेटिव होगा। पहला काम तो ये करो कि ये प्लस में यहाँ पे प्लस होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी s इक्वल ut प्लस हाफ at² वाले फॉर्मूले से। जब साइन कन्वेक्शन डाला तो हाइट भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव,
जी भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस कॉमन लेके सब में कैंसिल कर दो, तो यहाँ से मिलेगा h1 इक्वल 20t प्लस 5t स्क्वायर। अब ये 5t कहाँ से आ गए, मैं g का वैल्यू 10 लेके चल रहा हूँ, तो मुझे h1 मिल गया। अब मैंने सोचा ये तो ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लगाई, अब नीचे वाले को ऊपर लेके जाता हूँ, तो h2 कितना लिखूंगा, तो आंसर होगा u बाई टी प्लस का हाफ a वाई टी स्क्वायर। ये पहली लॉजिक है विदाउट रिलेटिव, ध्यान से सुनना। अब h2 की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो ऊपर जाने पे ओरिजिन लिया है तुमने यहाँ, आप जा रहे हो प्लस वाई डायरेक्शन में, तो h का वैल्यू होगा प्लस h2। u वाई ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ होने का मतलब हुआ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 30t प्लस का आएगा 1/2, एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा जी का, और ये हुआ टी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू मिलेगा h2 इक्वल 30t माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाला t सेकेंड में h1 हाइट नीचे गिरेगा और नीचे वाला h2 हाइट ऊपर जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली ये सोचो कि यार h1 जो भी जाए नीचे आएगा, h2 जो भी ऊपर जाएगा, इन दोनों को मिलने के लिए जो बीच का सेपरेशन है वो 100 मीटर है, वो इतना ही तो चल रहा है भाई, टोटल मिलके 100 ही तो चलोगे। तो h1 का वैल्यू तुम्हारे पास कितना था, यहाँ पे लिख दो, h1 था 20t प्लस 5t स्क्वायर। h2 का वैल्यू कितना था, h2 का वैल्यू था 30t माइनस 5t स्क्वायर, और ये टोटल वैल्यू थी 100। अब देखो 5t स्क्वायर कट गए, 30 20, तो ये टोटल वैल्यू आ गई 50t, इसके इक्वल है 100, तो t का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड। तो पहला मेथड ये है विदाउट रिलेटिव, हम इसको ऐसे भी सोचना जरूरी है, कई क्वेश्चन होंगे जहां पर इस मेथड को यूज करेंगे, तो पता चल गया ना 2 सेकंड बाद मिलेंगे। एक अप्रोच तो ये होगी, क्लियर है? थम्स अप करके बताओ, फिर इसका दूसरा मेथड बताते हैं। ठीक, बोर्ड चेंज कर दिया जाए, आज इसका फर्स्ट वाला खत्म ही कर देंगे। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका देखिए मेथड नंबर 2। अब मेथड 2 को हम लोग सोचेंगे रिलेटिव वाले एक्सीलरेशन से। तो मैंने अभी पीछे तुम्हें समझाया हुआ है कि जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा दोनों का, यहाँ पर कौन सा एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी, उसको बताने की जरूरत नहीं है, जीरो होगा। तो दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये जीरो हो गया। अब जो अपना क्वेश्चन था, नीचे आने वाले को मैंने ए से लिखा जो 20 मीटर पर सेकेंड था, नीचे से ऊपर जो फेंका गया उसकी वैल्यू थी 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं लिख रहा हूँ बी से। अब मैं बैठा कहाँ हूँ, बी पर, और ए को देख रहा हूँ, तो ए का एक्सीलरेशन बी पर बैठकर देखने पे जीरो दिखाई दिया। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होता तो ए पर कितना एक्सीलरेशन देखता, -10, 30 पर कितना देखता, -10, लेकिन बी पर जब बैठकर ए को देखा, यानी बी पर बैठे हुए पर्सन को जो एक्सीलरेशन दिखाई देगा ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा जीरो। इसी टाइप से मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। अगर कुछ भी नहीं दिया है इट मींस ग्राउंड ग्राउंड, तो ए का वेलोसिटी कितना है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस का 20 होगा। बी का वेलोसिटी ऊपर जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, +30 होगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया -50 मीटर पर सेकेंड। ये है बी ने ए को देखा तो उसको कोई भी एक्सीलरेशन दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब है उसको जो मोशन दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन दिखाई दे रहा है, कोई एक्सीलरेशन उसको फील नहीं हो रहा है, और जो वेलोसिटी फील हो रही है वो 50 फील हो रही है। अब मान लो इन दोनों के सेपरेशन के बाद मुझे चाहिए कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो मैं अब क्या निकालूंगा, इन दोनों का रिलेटिव सेपरेशन एक्स ए बी। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ए बी इंटू टी प्लस रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी स्क्वायर। ये मैंने सेपरेशन वाली इक्वेशन लगा दी। अब एक बात बताओ, दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो मिलने के लिए क्या करना होगा? अगर दोनों मिलेंगे तो आपस का रिलेटिव सेपरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मिलना है तो रिलेटिव सेपरेशन 0 अगर वहीं पे जाके निकालें, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। ध्यान से सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 0 नहीं लोगे, तुम्हें ये सोचना है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो कितनी वो रिलेटिव सेपरेशन है जो इन्हें कवर करनी है। नीचे वाले को ऊपर जाकर, ऊपर वाले को नीचे आके कितनी रिलेटिव सेपरेशन करनी है? तो आंसर है 100 मीटर पूरी करनी है, क्योंकि ये हाइट कितनी थी? 100। AB का वेलोसिटी कितना निकाला तुमने? माइनस का 50। और ये T रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना निकाला? 0। तो यहाँ पे लिख दो 0। अब ये देखो 2 सेकंड, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो T का वैल्यू आ गया 2 सेकंड। ये मेथड नंबर 2 था। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया जा सकता है कि जब ये आपस में मिलेंगे तो वेयर, मान लो मैंने इसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया। पहले पूछा व्हेन दे विल मीट, फिर पूछा वेयर दे विल मीट, तो किसी एक की वैल्यू निकाल दो। इक्वेशन मुझे पता है, अगर मैं एच ए की बात करूं तो जब वो नीचे आता है तो इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब u कितना था नीचे आने वाले का? मुझे पता है ये सब माइनस आते हैं, इसलिए माइनस माइनस कट जाता है, तो ऊपर से नीचे आने वाले में कहीं माइनस नहीं लेते। पर ऐसा नहीं कि माइनस आया नहीं, क्योंकि t में भी निगेटिव आएगा, u में भी निगेटिव आएगा, h में भी निगेटिव आएगा, तो सब कट जाएंगे। तो u का वैल्यू था 20। कितने सेकंड बाद ये मिले थे? 2 सेकंड बाद। एक्सीलरेशन कितना होता है यहाँ पे? 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर क्यों? 1/2 को g से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो ये हुआ 40 माइनस टाइम की बात, ये कितना हुआ? 20। तो ऊपर से नीचे ये कितनी डिस्टेंस चल के आया? 20 मीटर। तो नीचे से कितना है? 80। तो इसका आंसर आया 20 मीटर फ्रॉम द टॉप। अगर मैं बॉटम से बात करूं तो कितना होगा? मैं आवाज खोल रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान रखना। कितना होगा बोलो? अगर बॉटम से लेंगे तो कितना आएगा? कोई भी एक लोग बोलो। सर -5t स्क्वायर नहीं ना आएगा, +5t स्क्वायर ना? है? 8 आएगी ना सर, प्लस 5t स्क्वायर ना? कम से कम समझ तो गए, इसलिए तुमने बोलने के लिए बोला है कि देखें कोई पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है साइन करने से। 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60। हाँ, तो ये गलती तो नहीं करोगे ना? नो सर। क्योंकि नीचे आने पे फिर मैं समझाऊं, ए वाई का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। यू का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। एच का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव कट जाएंगे, तो यहाँ पर कैसा साइन आएगा? प्लस। और पॉजिटिव जब प्लस आएगा तो ये आंसर कितना आएगा? 60 मीटर। तो फ्रॉम द टॉप कितना हुआ? 60। और नीचे से कितना हुआ? 40। तो ध्यान रखना मैंने कौन सी चीज बताई, कहाँ पे गलती नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चीज बहुत डाउट में पूछते हैं, यहाँ माइनस लिख के सॉल्व करके बैठ जाते हैं कि 20 दिया है। पर ये वाई मैं भी बोल रहा हूँ माइनस होगा, लेकिन यू भी तो माइनस होगा क्योंकि नीचे आया, और एच भी तो माइनस होगा क्योंकि नीचे आया। तो ये सारे माइनस आपस में कट जाएंगे। तो ये वाली गलती जो माइनस वाली होती है, बार बार बच्चे पूछते, ये नहीं करोगे, इसलिए मैंने करके बता दी। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो किसी भी मेथड से जाओगे ऐसे इसमें करके लो। और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो और अपना 1D खत्म, फिर अगली क्लास में 2D करेंगे। लिखे अगला क्वेश्चन। यस सर। यस सर। आ जाओ लास्ट। इसमें एक और सीट में जब क्वेश्चन देखोगे ना तुम लोग, तो वहां पे तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, जैसे मान लो कि ये है एक कोई भी U1 ले लो, मान लो यहाँ पर वैल्यू दी गई 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इन दोनों की दो बॉडी हैं जिनके बीच का सेट, इसको माना मैंने A और यहाँ पर मैंने लिया B, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये मान लो है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें एक एक्सीलरेशन मैं अभी पूछूंगा, और बीच का सेपरेशन मान लो 100 मीटर ही मान लो, चलो ऐसे दिया। समझ में आ रहा है? दो कारें भी हो सकती हैं, एक कार U1 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरी कार 4 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो बहुत स्लो बनाया हुआ है, कार क्या पैदल चला रहा हूँ, और अभी डेटा पे ध्यान मत दो, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो अब अगर इसमें ये पूछा जाए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज
मिनिमम एक्सीलरेशन, क्या पूछा? मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ बी, किसका? बी का। सो दैट दे डू नॉट कोलाइड, ये कॉलिजन नहीं करते। अगर ये दे विल नॉट कोलाइड भी लिख सकते हो। देखो पहले बात समझो, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 4 से चल रहा है। Yes, sir. तो थोड़ी देर के बाद जितना भी टाइम लगेगा, पहले का स्पीड ज्यादा है, दूसरे का स्पीड कम है। पहले क्वेश्चन को फील किया करो, अपने आप आंसर आते हैं, सीधे न्यूमेरिकली रटोगे तो नहीं आएगा। तुम्हें ये पता है कि हर 1 सेकंड में इसका 1 मीटर पर सेकंड स्पीड रिलेटिवली ज्यादा है, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो ये कभी ना कभी उसको ठोकर मार देगा। Hmm. तो इस कॉलिजन से बचने के लिए बी को अपनी स्पीड तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड है। तुम अगर कार चला रहे हो, मान लो एक ड्राइवर यहाँ पे कार चला रहा है, एक ड्राइवर यहाँ पे कार चला रहा है, तो क्या बी वाले ड्राइवर को एक्सीलरेटर पे पैर रखना पड़ेगा? Yes, sir. तभी तो वो तेज चलेगा इससे, क्योंकि और कोई तरीका तो नहीं है। ठोक अगर ये देगा एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखेगा, थोड़ी देर में आके ये इसको ठोक देगा। तो तुम्हें वो मिनिमम जब पैर रखोगे ना, तो कितना दबाऊं, कितना एक्सीलरेशन जनरेट करूं कि ये कॉलिजन से बच जाए, तुम्हें ये समझना है। तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, इनिशियल कितना है, ए और बी। ए का +5 माइनस, और ये भी प्लस का 5, 4. अब 4, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 1 meter per second. 1 मीटर पर सेकंड। फिर ये बताओ दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है? ए का एक्सीलरेशन 0 और बी का एक्सीलरेशन है मुझे मालूम नहीं, ये लिख दिया। तो क्या इसका आंसर -a मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है? आ रहा है। अब तुम्हें Yes. यहाँ पर एक चीज सीखनी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किस अप्रोच पर आगे बढ़ोगे। देखो, फॉर अवॉइडिंग कॉलिजन, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आए और कॉलिजन अवॉइड करना हो, क्या होना चाहिए? जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। यानी एक कार इसके पास पहुंची, ये आगे जा रही थी, जब ये दोनों आपस में मिले उस समय दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया। यानी अगर तुम एक पर बैठोगे तो दूसरी तुम्हें रेस्ट में दिखाई देनी चाहिए, और इस पर बैठोगे तो पहली वाली रेस्ट में दिखाई देनी चाहिए। अगर दो लोग आमने सामने आ रहे हैं और सामने वाला बंदा मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो क्या हमारी आपस में टक्कर होगी? बोलो, नहीं होगी। तो इसका मतलब साफ है कि अगर मुझे कॉलिजन अवॉइड करना है किसी भी प्रॉब्लम में, फॉर ए अवॉइडिंग कॉलिजन, तो क्या होना चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स 0। कैसी हो जाएगी? 0. बिकम्स 0। लेकिन कब? जस्ट at the moment Acceleration. कब? the two cars, buses, cycle meet each other। बोलो, ये बात समझ में आ रही मैंने क्या समझाया? यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी चीज रिलेटिव, अगर कोई भी बॉडी आगे बढ़ रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, समझना मेरी बात, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, क्या इसका वेलोसिटी 0 हो सकता है? कब हो सकता है? सुनो, अगर एक्सीलरेशन इसके पैरेलल लगा हो तो स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना, ये काम किसका है? एक्सीलरेशन का। Acceleration का. अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती। लेकिन अगर ये एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो स्पीड घटती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी। 0। तो स्पीड को 0 करने के लिए एक्सीलरेशन का नेगेटिव होना कंपलसरी है। अच्छा. तो यहाँ पर जब हमने रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाला तो ध्यान से देख, नेगेटिव आ रहा है। यानी बी को
बी को ए का जो एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है वो रिटार्डेशन में दिखाई दे रहा है क्योंकि माइनस आ रहा है, तो स्पीड को 0 होना ही है कभी ना कभी। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो कारें आपस में मिले और कॉलिजन ना हो तो कंडीशन एक ही है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी 0 होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दूं कि v रिलेटिव का स्क्वायर और यहाँ पे लिखूं u रिलेटिव का स्क्वायर और प्लस का 2a रिलेटिव इनटू s होना चाहिए। Yes, sir. अब बताओ v1 स्क्वायर को क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? 0। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितनी थी? तुमने निकाली है 1 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? अब एक्सीलरेशन की बात आई तो प्लस का 2 लिखा और रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसा है? माइनस है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ लिखोगे माइनस a लिखा। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? 100। तो यहाँ पे लिख दिया 100। चले यहाँ पे अब मिला के सॉल्व कर ले तो ये आएगा माइनस का 1 माइनस का 2a इंटू 100 आया। माइनस sir. माइनस कट गया तो a का वैल्यू कितना आया? 1/200 1/200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना मिनिमम एक्सीलरेशन अगर ये ले लेगा तो कॉलिजन बच जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? Yes. यस हाँ। सर। तो ये हम लोगों ने पूरा किया है रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन। अब तुम क्या करोगे? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करोगे? एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जहां भी क्वेश्चन दिखाई दे ओनली फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 डायमेंशन, इसको खत्म कर लेना है और कल हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। Okay, sir. एक्सरसाइज 2 में से कुछ दे देते थे। नहीं 2 में भी ढूंढ लेना ना 1D के, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से जो मुझे मिलेंगे मैं बता दूं। होमवर्क देख लो एक बार। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए दोनों के, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 के सेक्शन ए दोनों में पूरे करने। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 का 1 2 3 4, पार्ट 2 का 1 2 3 इतना करना है। ठीक है, कल करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन।